रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, शहर में लॉकडाउन में नरमी के बाद एहतियाती तदाबीर मुकम्मल नजरअंदाज हो गई हैं। हुकूमती नोटिफिकेशन में बंद मुतादिद कारोबार भी खुल गए। जिला भर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी दिन भर जारी रही और बाजारों में अवाम का हजूम कोरोना वायरस को दावत देता नजर आया। शहर में कौन सा कारोबार खुला और कौन सा बंद है, इस हवाले से शहरी ताहाल तजब्जुब का शिकार है। कई मार्केटों को खुल जाने के बाद पुलिस ने आकर बंद करवाया। दूसरी जानिब ताजी तंजीमों की जानिब से कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने का मुतालिबा किया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स भी हुकूमत की पॉलिसियों से परेशान हैं। क्या मौजूदा हालात में कारोबार हो सकता है? शहर लाहौर में कोरोना के कारोबारी तबके पर क्या असरात हैं? क्या हुकूमत की पॉलिसियों पर ताजिर बरादरी मुतमईन है? लॉकडाउन और कारोबार को साथ साथ कैसे चलाया जा सकता है? लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना काबू में रहेगा? इन तमाम सवालात के जवाब जानने की आज के प्रोग्राम में कोशिश करते हैं। हमें ज्वाइन किया है यासिर गिलानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नईम मीर हमारे साथ है, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान। असमतुल्लाह नियाजी साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस ऑनर एसोसिएशन। तमाम मेहमानों को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा टेलीफोन लाइन पर भी हमें हमारे मेहमान ज्वाइन करते रहेंगे, तारुफ आपसे करवाते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं नईम मीर की जानिब इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि कल इनके सीएम से, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से जो मुलाकात है, मुज़ाकरात हैं, वो मुतवक्के हैं कारोबार के लिहाज से। नईम मीर साहब, आप क्या आपका एजेंडा है या आपने क्या अपना नकात जो है वो मुरतब किए हैं? आप कारोबार खोलने के हक में हैं या फिर आप कोरोना को भगाने के हक में हैं और कारोबार बंद करना चाहते हैं? देखें जी, आईने पाकिस्तान जो है वो किसी भी फ़र्द को, किसी भी शहरी को अपना लॉफुल बिजनेस करने का पूरा हक देता है। और ये बुनियादी हकूक़ की जो लिस्ट है उसमें आर्टिकल 19 में इसकी वजाहत की गई है कि ये बुनियादी हक है कि आप मेरा कारोबार जो है वो उसको रोक नहीं सकते। ठीक है। दूसरी तरफ आइन में ये तो दर्ज नहीं है कि अगर पैंडेमिक आ जाए या कोरोना आ जाए तो फिर भी आईने पाकिस्तान में इसकी वजाहत तो नहीं है। वो आपकी जिंदगी को बचाने के लिए क्या करना है वो रियासत कर सकती है। आप बात तो पूरी करने दें, आपने तो बीच में मुझे टोक दिया है। लंबा प्रोग्राम है, सारी बातें आपकी भी होंगी और मेरी भी जरूर सुनी जाएंगी। ठीक है। बात यह है कि एक तरफ तो ये मैंने आपको आइन की एक शिक बताई है जो मेरा बुनियादी हक है। दूसरी तरफ रियासत का ये फर्ज है कि वो हर एक को रोजगार देगी। रोजगार देना और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ करना ये भी रियासत की जिम्मेदारी है। तीसरी बात ये कि अगर मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए तभी आप किसी को उसके बुनियादी हकूक से रोक सकते हैं। कोई दफ़ा 144, 46 और 48 जो है ना, ये मेरे बुनियादी हकूक सलब नहीं कर सकती। सही। अब सूरत हाल ये है कि ये जो कोरोना वायरस को लेकर एक वबा आई, उस वबा के नतीजे में पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल था, एक ऐसा तरीक़ेकार था कोरोना से निपटने का जो पूरी दुनिया में अपनाया गया। सही। ज़ाहिर है इसी मॉडल को सबने फॉलो किया, हमने भी कर लिया। अब उसके साथ पूरी दुनिया ने अपने छोटे ताजर, छोटे तबके को फीड करने के लिए भी एक माशी मॉडल दिया। हमने बदकिस्मती से उस माशी मॉडल को तो फॉलो नहीं किया ना। उस मॉडल का, कोरोना वायरस को रोकने का जो मॉडल था, इंटरनेशनल मॉडल, उसका आधा हिस्सा उसको तो हमने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन एक आधे हिस्से को जो अपने रियासत के उन बाशिंदों के लिए जो फीडिंग करनी थी उसको हमने नहीं अपनाया, खास तौर पे छोटे कारोबार के लिए। सही। वो क्या मॉडल था? वो ये मॉडल था जो यूके में, इंग्लैंड में, जापान में, जर्मनी में, तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में या गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में दिया गया कि जो आपका SME सेक्टर है, जो आपका छोटा ताजर है, उसकी बिजनेस को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। उसे कहा जाएगा कि तुमने अपना कारोबार बंद करना है, अपने घर पे रहना है। क्यों? तुम कारोबार खोलोगे तो तुम्हारी वजह से लोगों की जान भी खतरे में आ जाएगी, तो तुम्हारी जान भी खतरे में आ जाएगी। हम तुम्हारे मुलाजमीन को सुन ले नहीं साहब, आपका यहाँ तक का नुक्ता आ गया है, मजीद भी आपको वक्त दिया जाएगा। यासिर गिलानी साहब,
अब जो नईम मीर साहब ने बात की है वो समझ आई है। वो ये कहते हैं कि आइन में हमें कारोबार करने की का हक है पूरा पूरा, और अगर इस पैंडेमिक की सूरत हाल में, किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में जब कारोबार बंद किए जाते हैं तो दूसरी जानिब जिस तरह से उन्होंने कहा स्पेन जर्मनी की मिसालें दी हैं, उन्होंने तरक्की पजीर ममालिक की भी मिसालें दी हैं, वहां पर कारोबारी बरादरी को फैसिलिटेट भी किया जाता है, बिजली पानी या फिर किरायों की मद में या फिर टैक्सेस की मद में फैसिलिटेट किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं काफ़ी हद तक जी नईम मीर साहब की बात से मुत्फिक हूँ, क्योंकि देखिए जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ तो उस वक्त आपको याद होगा एकदम से पाकिस्तान के अंदर जो ओपिनियन था वो फौरी तौर पे ये था कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर चीज़ को लॉकडाउन कर दे, बंद कर दें, शट कर दें, कहीं से ये वबा जो क्योंकि एक शख्स से ह्यूमन टू ह्यूमन फैलती है तो कहीं ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा पैमाने पे। और ये किसी हद तक उनके कंसर्न तो जायज़ थे, लेकिन जाहिर है कि जो लोग गवर्नमेंट को लीड करे होते हैं, जिन्होंने सबको देखना होता है, तो आप याद करें आज से कोई कम से कम 1 माह पहले जब से ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे जो कि इस वर्जन के साथ सामने आए कि भाई हमें साथ साथ हमारा वो इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है जो डेवलप्ड कंट्रीज की है, इवन डेवलप्ड कंट्रीज की $1 बिलियन की इकोनॉमी है वो भी इसको डील नहीं कर पाए हैं, लिहाजा हमें बड़ा बैलेंस लेके चलना पड़ेगा चीज़ों को। जाहिर है दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका हेल्थ सेक्टर है, आपकी हेल्थ स्ट्रेटजी है, आपकी हेल्थ स्ट्रेटजी को देखते हुए आप मेजर्स करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका फॉल आउट है, जो उसकी रीजनिंग है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब पहले दिन से कह रहे थे और जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की गई। शुरू में आपको याद है हमारा 70-80% इंक्लूडिंग हमारे बड़े दानिश्वर और बड़े से लोग जो आके कहते थे वो कि नहीं जी नहीं ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, लॉकडाउन कर दें। तो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भी कहा कि हमारे 25% एटलीस्ट वो वाले लोग हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पे कमाते हैं, जो खाना खाते हैं। प्राइम मिनिस्टर को फिक्र भी थी बहुत ज्यादा। वो ये एक बैलेंस क्रिएट करना बड़ा जरूरी था और ये बैलेंस शुरू से ही रहा। अगर वो अगर शुरू से हम भी ये कर देते, फेडरल गवर्नमेंट भी कर देती कि बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ स्टोर्स के ऊपर जाके लड़ाई होनी थी, धक्के पड़ने थे, लोगों ने चीजें छीन लेनी थी जिनके पास रिसोर्सेज। यासिर साहब आप ये कह रहे हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को पहले दिन से इस बात का इदराक था जो नईम मीर साहब इस वक्त यहाँ पे बैठकर कह रहे हैं। मैं आपकी जानिब भी आती हूँ दोबारा से, असमत साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लें, काफी देर से खामोश बैठे। असमत साहब आप जो हैं वो यहाँ पर ट्रेवलर्स और जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहे हैं, जरा आप भी अपना मुद्दा बयान कर दें कि कोविड-19 के इस पैंडेमिक में अगर तो ट्रेवलर्स और ट्रांसपोर्टर्स ये कहते हैं कि हमें भी कारोबार या फिर हमें अपनी सरगर्मियां जारी रखने का मौका दिया जाए, तो कैसे अश्योर करवाएंगे कि आपकी वजह से कोविड-19 नहीं फैलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा आपने मुझे मौका दिया, बुलाया यहाँ पे, और सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र है कि पहली दफ़ा हम मेरे साथ तरीके इंसाफ के कोई साथी बैठे हैं, वरना तो गवर्नमेंट में हमें हमारे जो मामलात आते हैं ना जी, तो हम तो ये देखते रहते कि कौन से दरवाजे से किस नंबर से कब किस वक्त हमसे रब्ता किया जाएगा, क्योंकि हम अपना असल में जो है ना हमारे मुल्क में एक बड़ा फुकदान है जिस चीज़ का ना, वो ये है कि हम वक्त के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते, वक्त के मुताबिक किसी भी जो भी मुंसलिक इससे लोग होते हैं ना उनको साथ बिठाकर मुशावरत नहीं करते। ठीक है, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि आपसे मुशावरत नहीं की गई अभी तक, तो किसी ने नहीं की। और मगर दूसरी बात ये है ना, देखें ये एक जो मसला था जो ये एक किसी की ज़ात का नहीं है, किसी का नहीं है, ये पूरे मुल्क का बल्कि पूरी दुनिया में इसकी लपेट में है। तो ये हमारा मज़हब हमें बिल्कुल ये कहता है कि खुदकशी ना करें, मगर हमें ये भी नहीं कहता कि हम एहतियात ना करें। तो देखिए ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आज जो सूरत हाल है, 1 महीना हम इस सूरत हाल में आ गए, तो मैं इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को क्यों कहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर हमें पहले बिठाकर, जितने ये लोग हैं साथी, ये जो हमारे जिस तरह मीर साहब बैठे हैं, साथी सारे बैठे हैं, अगर इन लोगों से मशावरत की जाती और हम अपने तहत खुद अपना एहसास करते कि हमें इस लॉकडाउन का हिस्सा बनना है। अच्छा नियाज़ी साहब, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है, जैसे आप कह रहे हैं मशावरत के लिए आपकी कम्युनिटी को दावत नहीं दी गई, अगर तो इस तरह के पैंडेमिक में जरूरत पड़ती कि कम्युनिटीज को पास बिठाया जाए, टाइम होता और फिर मुशावरत करके फिर एक हिकमत अमली तैयार की जाती। यहाँ पर WHO और जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की बात माननी है जो कि SOPs जारी कर रही हैं कि मुमालिक को किस तरह से इस पैंडेमिक से, इस वबा से बचना है, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को पहली अवलीन तरजीह दिखाते हुए उनकी बात माननी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की, इंसानियत की जान बचानी चाहिए, या फिर आपके पास कुछ और भी तदबीर है?
देखिए मैं इंटरनेशनली तो कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, क्योंकि इस जब मौका ऐसा नहीं है कि मैं किसी और, मगर मैं ये कहूँगा कि जो हमारा मुल्क है, जिस तरह के हम सुनते आ रहे हैं कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है एक नए विजन के साथ, नई कोशिशों के साथ, नए एक इरादे से यहाँ पे हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि हर चीज़ पुरानी को भूल कर अपने आप को देखना चाहिए ना कि हमें अपनी सेफ्टी क्या करनी है। ठीक है। देखे ना, अगर मेरे अंदर ये शऊर बेदार नहीं किया जाएगा कि मुझे इस चीज़ से नुकसान है। देखें हॉस्पिटल में अगर आप जाएं तो वहाँ इसी तरह कोई वहाँ नहीं है केयर, अव्वल तो मिलते हैं, मैं देखा बहुत से लोगों को परेशान वहाँ जाकर। असमा साहब दोबारा भी आपकी जानिब आती हूँ, आपकी सूरत हाल और आपकी कम्युनिटी की सूरत हाल क्या है मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। नहीं मीर साहब, इस वक्त आप ना सिर्फ लाहौर, ना सिर्फ पंजाब, बल्कि पूरे पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये बताइएगा कि कारोबारी जो बरादरी है इस वक्त किस सूरत हाल से दो चार है? देखें इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि कारोबारी बरादरी जो है वो बहुत ही बुरी सूरत हाल से मुब्तला है। और कारोबार के हालात वैसे ही जो हमारी हुकूमत है इसकी जो ऐसी पॉलिसीज़ थी मईशत बारे में, उन्होंने कोरोना वायरस के आने से पहले ही कारोबार की सूरत हाल को इतनी अच्छी रहने नहीं दी थी। सही। और उसके बाद जब कोरोना वायरस आ गया तो सोने पे सुहागा हो गया। तो अब तो सूरत हाल इतनी दगरदू है कि इस वक्त हमारी जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में जाने को है। सही। हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो तो इंतहाई नीचे जाएगा, और जब रेवेन्यू कलेक्शन इंतहाई नीचे जाएगा यानी उसमें भी जो है कि तकरीबन -10 से 15% माइनस में जब ग्रोथ होगी तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि रियासत का नज़्म नस्क कैसे चलेगा। सही। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हमारा सबसे GDP के अंदर हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है वो हमारा सर्विस सेक्टर है, जिसके अंदर हमारा होलसेल और ट्रेड भी आता है, जिसका 19% शेयर है। सबसे ज्यादा मुतासरा सेक्टर तो ये है। ऑब्वियसली जो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो तो मुतासर जरूर हुई होगी, और साथ साथ हमारा जो ज़राअत का सेक्टर है वो भी होगा, लेकिन ज्यादा जो गिरावट आएगी वो आपके इस सेक्टर के अंदर। ठीक है। नहीं साहब, आप ये कह रहे हैं कि माइनस टच करने वाली है आपकी बरादरी? हो चुकी है, ये प्रेडिक्शन हो चुकी है कि इस साल हम माइनस ग्रोथ में जा रहे हैं। माइनस ग्रोथ में जा रहे हैं। माइनस कितनी होगी? -1, 2, 1.5 कहाँ होगी ये? ठीक है, इस बात का जवाब मैं गिलानी साहब से जरूर जानना चाहूंगी। गिलानी साहब, सवाल ये है कि अगर हुकूमत 2018 से 2020 जब से कोरोना वायरस आने से पहले तक कुछ कारकर्दगी दिखाती तो ये झटका जो है कोविड-19 का, ये कारोबारी बरादरी जो है वो बर्दाश्त कर लेती। अच्छा, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा। वो सबको पता है कि जो मईशत किस हालत में मिली और कितने लोन्स थे और किस तरह से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पेमेंट्स थी, जो बैंकरप्सी के करीब थे, जो चेक्स थे वो डिसऑन हो रहे थे, बाउंस हो रहे थे, जो ये सबको पता है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम लोगों को समझाना ये है कि जब एक सिचुएशन आई, आपने उस सिचुएशन के अंदर जो लॉस की बात करनी है। मैं एक पॉइंट सिर्फ ये बता दूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने इन्फेक्शियस डिसीजेज एक्ट 2020 इंट्रोड्यूस करवाया, और अभी जिस नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से बिजनेसेस ओपन होने हैं, कौन से नहीं ओपन होने, वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, क्योंकि हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर दिया गया है कि उसको देखते हुए आगे करना है। ठीक है, बड़ा अच्छा। दूसरी चीज ये है कि आप टॉप से शुरू करते हैं कि देखना है कि आपने अपने लोगों को बचाना कैसे है, ये आपकी प्रायोरिटी है। आप फिर उस प्रायोरिटी के अंदर रहते हुए बैलेंस क्रिएट करने के लिए कि कौन कौन से ऐसे मीन्स हैं, कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप ओपन कर सकते हैं, जिनके चलने से चीजें बेहतर होंगी। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, खुदा खासा उसको तो बंद नहीं किया जा सकता। अगर वो भी बंद कर दे तो फिर तो आपका खाना पीना भी खत्म हो जाएगा। जो फूड के आपकी चीजें हैं, फूड आइटम्स हैं, वो भी। सो एक बड़ा बैलेंस। उसके बाद दुनिया के अंदर आज भी अगर आप देखें तो स्पेन में ये उन्होंने किया है कि अपनी 2 इंडस्ट्रीज को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, क्योंकि उसके अंदर आपने बीमारी का जो आउटब्रेक है उसको भी रोकना है। आउटब्रेक ये है कि आप किसी एक जगह पे कहीं ऐसा ना हो जाए, जैसे हमारे तबलीगी जमात में जो हुआ या ज़ायरीन जब कहीं आए तो वो एक जगह से आए, और क्योंकि वहां पे इकट्ठ होता था, कॉन्ग्रीगेशन होती थी, जहां कहीं इकट्ठे होने का चांस है वहां से ये फैलाव होता है, और फिर ये फैलाव मल्टीप्लाइंगली आगे बढ़ता है। 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से वो आगे जाता है, जो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और हमारा माजी के अंदर जो हमने किया है अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, वो इस फैलाव की सूरत
सूरत हाल को सहारा नहीं दे सकता। ठीक है। तो उसी लिए गवर्नमेंट ने ये देखना था ठीक है। कि इसको रोकना कैसे है, जो पेशेंट्स आ गए हैं उनके लिए अरेंजमेंट्स कैसे करने हैं, वो अरेंजमेंट्स भी किए गए। और फिर फेडरल के लेवल पे ये मुस्तकिल कहा गया कि तमाम सूबे और सूबों के बाद भी अगर आप अपने इलाकों में भी जाके देखना चाहते हैं कौन कौन सी चीज आप ओपन कर सकते हैं वो ओपन करें, और कौन सी यूसेज ठीक के है। लेवल पे, यासिर साहब, मोहल्ला के आपके लेवल पे, आपके यानी पॉइंट्स जो हैं वो तमाम के आप तमाम मिलके मेरे पास आए हैं। आपके देख- पॉइंट्स मेरे पास आए हैं। इरफान इकबाल शेख साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक के थ्रू। ये चेयरमैन हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, प्रेसिडेंट हैं। इरफान साहब, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपने अभी से कुछ देर कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और तमाम एजेंडा जो है वो लेकर भी आए हैं। ये बताइएगा कि क्या नकात आप सामने लेकर आए हैं और लाए अमल क्या होगा, क्या चाहते हैं, इस पेंडेमिक में होना क्या चाहिए? एक्चुअली मैंने आज लाहौर चैम्बर में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो बिज़नेस लीडर हैं उनको मैंने सब यहाँ पे इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद हमने मुश्तरका एक अपनी तजावीज़ बना के हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे रहे हैं। मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। ये 13 पॉइंट्स का एक एजेंडा है जो हमने बनाया है। उसमें मैं आपको नंबर 1 में ये है, वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मलकीती दुकानों, दफातर, कमर्शियल बिल्डिंग से किराए माफ़ किए जाएँ। नंबर 2, पंजाब हुकूमत की जानब से जारी करदा किराएदारी से मुतल्लिक नोटिफिकेशन फौरी मनसूख किया जाए जो उन्होंने अभी निकाला था। और छोटे ताजरों को 5 लाख तक बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएं। नंबर 4, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के लिए 50 लाख रुपए तक की कम शरह सूद के कर्जों का इजरा किया जाए। नंबर 5, लॉकडाउन से मुतासरा जरूरतमंद छोटे ताजरों की माली इमदाद के लिए खसूसी पैकेज दिया जाए। इंपोर्टर्स के लिए रनिंग फाइनेंस पर 6 माह का इंटरेस्ट फ्रीज कर दिया जाए। नंबर 7, जिन संदों को कारोबार की इजाज़त दी गई है इनसे मुंसलिक तमाम सप्लाई चेन को भी कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। होता यह है कि आपने उसको इंडस्ट्री को इजाज़त दे दी बट उसकी जो साथ जो पूरी ट्रेड है उसको आपने दिया नहीं, वो चेन ही पूरी मुकम्मल नहीं होती, वो चल ही नहीं सकती इंडस्ट्री। तो इसलिए उससे मुंसलिक तमाम चेन सप्लाई चेन को भी साथ देना है आपने। उसके बाद ज्वेलर्स, कार डीलर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को कारोबार करने की इजाज़त है। इनके बाद थोड़े बंदे होते हैं। और फिर हम चाहते हैं कि क्योंकि रमज़ान की आमद है और ईद ने भी आना है तो इसमें शूज़ और रेडीमेड गारमेंट्स की ट्रेड और इंडस्ट्री को भी कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। ठीक है। हमारे यहाँ हाउस होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक सामान की रिटेल होलसेल मार्केट को भी कारोबार की इजाज़त दी जाए। ठीक है। कमर्शियल यूटिलिटी बिल्स के 3 माह के अल्तवा के फैसले पर अमल दरामद करवाया जाए। ठीक है। फिर कारोबारी अफराद के लिए स्टाफ को तनख्वाहों की अदायगी के लिए बैंकों से आसान इकसात पर कर्जों के फैसले पर फौरी अमल दरामद कराया जाए। ये अपना हमारे स्टेट बैंक ने दिया था लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद अभी तक नहीं कराया गया। ठीक। और फिर ऑटो स्पेयर पार्ट्स की मार्केट को भी कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। ठीक है। और हम ये भी चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट को खुदा न खासा ये आपका कोरोना का वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़ती है जी, तो हुकूमत इसको मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन भी कर सकती है। हम हुकूमत के साथ पूरी तरह साथ देंगे। ठीक है। इरफान साहब, आपने जो बात की है इसमें आपने कहा है किराए माफ, किराएदारी, कर्जा, माली इमदाद, इंटरेस्ट रेट, यहाँ तक बात बहुत समझ आती है। लेकिन जो आप आगे बात कर रहे हैं जैसे ज्वेलर्स है, कार डीलर्स हैं, जूते, कपड़े, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, अब ये तो आपने कह दिया है। उसके बाद आपने कहा है कि अगर तो ये दुकानें खोलने की वजह से कोविड-19 बढ़ता है तो फिर आप जो हिकमत अमली आगे हुकूमत अपनाना चाहे अपना सकती है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप क्या चीजें अपनाएंगे कि जो पेंडेमिक, ये वबा जो है ये गले ना पड़े दूसरों के। हाँ, ये बिल्कुल आपकी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि अब पूरी जो हमारी हमने इसके SOPs जो ना पूरी इंतजामिया के साथ बैठ के मिलके बना लिए हैं। सही। और वो सारे जो हमारे पेपर्स हैं हमने अपनी पूरी ट्रेड में सब लोगों को भिजवा दिए हैं कि आपने किस तरह से अपने शोरूम को चलाना है और क्या क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है। हमने वहाँ पे एक गेट का भी कहा है कि जी अपने स्टोर के बाहर आपने एक गेट लगाना है। ठीक है। डिसइंफेक्ट होके आएंगे। फिर उसके बाद जी डिसइंफेक्शन टनल लगेगी। उसके बाद आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए, जो भी आपके पास दाखिल होगा उसको सैनिटाइज करें। उसके बाद आपका टोटल स्टाफ उसके मुंह पे मास्क होना चाहिए और ग्लव्स होने चाहिए। और उसके अलावा आपका जो पूरा स्टोर है उसके ऊपर आप फ्यूमिंग करेंगे। फ्यूमिंग हमारी आजकल ठीक है, यानी कि आपने एसओपी भी तैयार कर लिया है कि अगर कारोबार खोलने की इजाजत मिलती है तो फिर आप वो दुकानदारों को क्या क्या SOPs अपनाने के लिए कहेंगे।
अच्छा, एक छोटा सा और सवाल, कल गुज़िश्ता रोज आपकी राजा बशारत साहब वजीर कानून से मुलाकात हुई है, उसका अहवाल बताइए, क्या क्या चीजें जेर बहस आई हैं और उसमें फ्रूटफुल क्या था, इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है? ये एक्चुअली जो आज जो हमारे जो गए हैं, ये पॉइंट्स जो बने हैं, ये उसी की कंटिन्यूटी है। ठीक। हमारा उनके साथ पूरी तफसील से बात हुई और उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ बिल्कुल आपका इस बिजनेस को आगे लेके चलना चाहते हैं। तो हमने उसी कंटिन्यूटी पे फिर तमाम सबको जो हमारे डिफरेंट लीडर्स थे उन सबको यहाँ पे लॉ चैम्बर में मदऊ किया। उनके सबके जितने पॉइंट्स हैं उन सबको एक मुश्तरका लाहेअमल के ऊपर उनको सबको हमने मनवाया और वो पॉइंट्स बना के हमने आज अपने दे दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि यही हमारा काम है कि अपनी ट्रेड बॉडीज को साथ लेके चलना, उनके जो मुतालबात हैं, उनकी जो जायज तजावीज़ हैं, उनको गवर्नमेंट के आला हुकाम तक पहुँचाना ताकि चीज़ें आगे चलें। देखिए, ये अपना जो आपका कोरोना वायरस है और ये जो चल रहा है, ये इसने थोड़े अरसे के लिए नहीं, इसको अभी और कई महीने लगने हैं। तो हम अपने साथ इस कोरोना वायरस के साथ हमने साथ लेके चलना है, अपने बिजनेस को भी चलाना है, अपने कारोबार को भी चलाना है। ये ना हो खुदा ना खासा कि हम सिर्फ कोरोना करते रह जाएं और हमारी मईशत में कोरोना फैल जाए, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है इरफान साहब, आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है साथ ही रहिएगा। असमत साहब, देखिए ये जो इरफान साहब ने बात की है कि हुकूमत सुन रही है, राजा बशारत के साथ इनकी मुलाकात हुई है, उसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि इन्होंने ये 13 निकाती एजेंडा बनाया, साथ ही SOPs भी तरतीब दे दिए हैं। अब ये बताइएगा कि एक तो आपका गिला था कि ये हुकूमत सुनती नहीं है, एक तो गिला ये आपका शायद थोड़ा बहुत पूरा कम हो रहा होगा कि हुकूमत बुला भी रही है। ये बताइए कि अगर आपको भी मदऊ किया जाए, ट्रांसपोर्टर्स को भी मदऊ किया जाए, तो क्या आप भी इस तरह के नकात बनाएंगे और फिर SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आप पूरा कॉन्फिडेंस दे सकते हैं? मैं बड़ी खुशी हुई, मुझे शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बड़ा खुश हो रहा था सुन के बातें कि शुक्र है कि चलो किसी से तो रब्ता है। और मैं शेख साहब को भी रिक्वेस्ट भी करूँगा, इनको सलाम भी पेश कर रहा हूँ कि भाईजान आपने सारे लोगों को बुलाया, हम लोग भी आपके मेंबर हैं, आपके साथी हैं, और ट्रांसपोर्ट के बगैर तो मेरा ख्याल है इस मुल्क को या इंडस्ट्रीज़ को या दुकानदार हो, कोई भी शोबा हो, पब्लिक का हो या गुड्स का हो, वो नहीं चल सकता। तो इसको क्यों नहीं अहमियत दी जाती? अगर राजा साहब ने मीटिंग बुलाई है तो हमें क्यों नहीं इग्नोर किया गया, उसमें क्यों हमें नहीं पूछा गया? अगर शेख साहब ने इकट्ठा किया लोगों को तो भाई हम लोग बिजनेसमैन नहीं हैं, हम लोग क्या करें? हम किसके पास अपनी, यानी आपका ये कहने का मतलब है अगर आपको भी मदऊ कर लिया जाता तो आप भी इसमें शामिल हो जाते और SOPs आप भी तैयार कर लेते और ट्रांसपोर्टेशन का भी कुछ हो जाता। बिल्कुल, हमारे पास सारी SOPs है। हम अपने वर्कर्स के साथ, अपने जितने अवाम के साथ, जो देखिए हमारा रिस्क चलिए, क्योंकि ये एक शार्प सा आंसर ले लेते हैं इरफान साहब से, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। इरफान साहब, आप ट्रांसपोर्टर्स को भी शामिल कर लीजिए। देखिए जी, ट्रांसपोर्टर्स तो हमारी जान है। हमने इनके जो पीछे मुतालबे थे, जब इनके ऊपर बुरा वक्त आया और गवर्नमेंट ने उसको अपना तंग किया इनको, तो हमने सबसे पहले इनको बुला के इनके साथ काम किया था। एक्चुअली ये बात हो रही थी सिर्फ इस ट्रेड के बारे में और ये स्टोर्स के बारे में हो रही थी, जिसकी वजह से हमने इनको नहीं बुलाया, वरना इनके साथ हमारा हर वक्त रब्ता है। ये हमारे भाई हैं, हम इनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ठीक है, इंशाल्लाह अब जो भी हमारी होगी मीटिंग, हम इनको बुलाएंगे, साथ शामिल करेंगे। चलिए जी, मामला जो है वो हल हो रहा है, आपको बुलाया जाएगा ट्रांसपोर्टर्स को। इरफान साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये सिलसिला हमने जारी रखना है। हम नईम मीर साहब से भी कुछ अहम सवालात पूछना चाहते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। दुनिया भर में 20 लाख से तजावज़ कोरोना के शिकार हो चुके हैं। अमवात 1,27,000 हो चुकी हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये फिगर 6,000 से क्रॉस कर चुका है। अमवात 107 हैं, सेहतयाब जो हैं वो 1,378 हैं, जबकि अगर मैं पंजाब की बात करूं तो 2,945 जो केसेस इसके हो चुके हैं। नईम मीर साहब, आपने अब ये सारे स्टैट्स जो मैंने बताए, नाज़रीन को तो बताए ही हैं, ये आपको भी बताए हैं। इन स्टैट्स के साथ, कोरोना के साथ मईशत चलाने का प्लान आप किस तरह से तजवीज़ करेंगे हुकूमत को? जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ही ये है आपके पूरे प्रोग्राम का। और मैं समझता हूँ कि अब हमें ये सोचना है कि ये आफत तो आ गई है, ये वबा आ गई है। अब इस वबा, इस मुसीबत और इस आजमाइश में हमने मौके तलाश करने हैं।
اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا خوش قسمت ملک ہے کہ یہاں پہ جو ہماری انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے نا اس کا سکیل بہت زیادہ ہے صحیح ہمارے بزنس کے اندر. اور بدقسمتی سے جو پچھلے 2 سال یا 2.5 سال گزرے ہیں، بلکہ اس سے بھی کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں، یہ جو اپنا میاں صاحب کے ساتھ جو پرابلمز وغیرہ شروع ہو گئی تھی جب انہیں نکالا گیا تھا، تو ہم نے ایک بیانیہ ریاست نے دیا تھا کہ آمدن اور جو اثاثوں کا فرق ہے نا جی، اس کی بنیاد پر ہم نے اپنی پوری معیشت کی چولیں لا دی. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہمارا جو انڈاکومنٹڈ جو سرمایہ تھا وہ سارے کا سارا سسٹم سے نکل گیا اور ہماری معیشت بیٹھ گئی. اس بات کا ادراک ہمارے پالیسی سازوں کو نہیں تھا، اب انہیں ادراک ہوا ہے اور میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. جو عمران خان صاحب نے جو کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے جو سہولتیں اور آسانیاں دی ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب میں پوچھوں گا نہیں، یعنی پہلے وہ کہتے تھے کسی کو چھوڑوں گا نہیں، اب وہ کہتے ہیں میں کسی کو پوچھوں گا نہیں. چلے یہ انہوں نے جو یو ٹرن لیا، یہ ایک مثبت یو ٹرن میں سمجھتا ہوں معیشت کے لیے. اب اس مثبت یو ٹرن کو گیلانی صاحب یو ٹرن ایک اور مجھے ذرا بات مکمل کر لینے دیں تاکہ میں گیلانی صاحب کی طرف جاؤں گا، اس کے بعد یہ مجھے جواب دیں گے. یہ ایک مثبت یو ٹرن دیا ہے، لیکن یہ انہوں نے پورا نہیں لیا، یہ ابھی آدھا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو یہ چاہیے کہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اور اس کے ساتھ وابستہ ایلائڈ انڈسٹریز جو ہے نا جی، ان کو یہ سہولت نہ دے. یہ سہولت آپ پورے ملک کے لیے اوپن کر دیں تاکہ آپ کے پورے ملک میں جتنا بھی انڈاکومنٹڈ سرمایہ نا اس کو آپ اپنی طاقت بنا لیں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہی مواقع ہیں. آپ نے میرے سوال کا آدھا جواب دیے، آپ نے کورونا کے ساتھ معیشت چلانی ہے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں کورونا کے ساتھ جو معیشت چلانی ہے تو آپ کو کورونا سے نپٹنے کے لیے ایک بہت بڑی اماؤنٹ چاہیے نا اپنے نیشنل ہیلتھ کیئر کے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. اور وہ آپ اماؤنٹ کہاں سے لائیں گے؟ جب وہ ٹیکسز سے لائیں گے. وہ ٹیکسز کب لگیں گے؟ جب بزنس ایکٹیویٹی جو آپ کی جنریٹ ہوگی. بزنس ایکٹیویٹی کب جنریٹ ہوگی؟ ٹھہر ذرا. جب بزنس ایکٹیویٹی کب جنریٹ ہوگی؟ جب آپ پورے کے پورے سرمایہ کو آپ دعوت دیں گے کہ آؤ کام کرو، کاروبار کرو، اس ملک کو آگے بڑھاؤ، اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرو. یار آؤ سارے مل کے کام کریں. ایک تو یہ کرنا ہے. دوسرا جو حکومت کا اس وقت سب سے اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ اسے اب قومی ہم آہنگی پیدا کرنی ہے ہر ایشو پہ. اگر وہ قومی ہم آہنگی پیدا نہیں کرے گی معیشت آگے نہیں چلے گی. مجھے یہ بھی بتا دیجئے، معیشت تو آئے گی، اس کو کہیں گے آؤ، تو کورونا کو کیسے کہیں گے جاؤ؟ دیکھیں جی کورونا کو ہم ایسے ہی کہیں گے جاؤ جیسے ماڈرن دنیا کورونا کو بھیج رہی ہے. ہم نے انہی کے ماڈلز کو فالو کرنا ہے کورونا کے خلاف لڑائی لڑنے میں، کیونکہ ہمارے پاس نہ تحقیق ہے نہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے. تو وہ جو ماڈرن دنیا جو کورونا کو کے انسداد کے لیے کام کرے گی. اور ایک بات یاسر بھائی، ایک موقع اور دے دیں، یہ اکانومی کی بات ہے. اور ایک کام آپ نے اور کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے اپنی اسمال اور کاٹیج انڈسٹری کو آپ نے اٹھانا ہے. آپ اپنی اگر یہ سوچ میں آپ مبتلا ہو گئے کہ ہم نے اپنی لارج سکیل مینوفیکچرنگ کو اور بڑی انڈسٹری کو کیسے بچانا، نہیں، اور چھوٹی انڈسٹری اور کاٹیج انڈسٹری. جو بات نعیم میر صاحب نے کہی ہے، انہوں نے تمام تر تجاویز تو دے دی ہیں، لیکن یہ پراپرلی نہیں بتایا کہ کورونا کو جاؤ کیسے کہنا ہے. ریا میں 3 منٹ مجھے چاہیے ہوں گے، چاہے اس کے بعد آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. یہ جو سچویشن آئی ہے اس کے 3 اسپیکٹس ہیں. 3 اسپیکٹ کورونا کے ساتھ اور معیشت تک جاتے ہوئے. نمبر 1 جو ہے ہیلتھ ہیزرڈز ہے ہمارا، کہ ایک بیماری آ گئی، اب اس کے اندر فوری طور پہ ہیلتھ کے اندر رہتے ہوئے ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہے. پریونشن ہے اس کی، اس کو روکنا کیسے ہے. خدا نہ خاصا اگر کسی کو ہو جائے پھر اس کی کیئر کیسی کرنی ہے، پھر اس میں ٹیسٹ کیسے بڑھانے ہیں، اس میں کوارنٹائن کیسے کرنا ہے، فیسلٹیز کیسے کرنی ہے، اور لوگوں کو صحت یاب کر کے واپس کیسے بھیجنا ہے. یہ پورا ایک ہیلتھ کے گرد جو سارا سیٹ اپ ہمارا جو گھومتا ہے وہ ہے. اور اس میں بھی انفارچونیٹلی ہم بہت پیچھے تھے. ابھی بہت ٹائملی ایفرٹس کر لی گئی ہیں، الحمدللہ کافی بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن مزید ہمیں زیادہ بہتری کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. دوسرا اس کا امیڈیٹ جو فال آؤٹ آیا کہ ہمارے سوسائٹی کا جو سب سے نچلا درجہ ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے بالکل لوور مڈل، بالکل جو نچلا درجہ ہے، پھر ایک لوور مڈل کلاس ہے، پھر مڈل کلاس ہے، پھر اس سے اوپر والے لوگ ہیں. تو جو سب سے زیادہ ولنریبل ہماری جو ایک طبقہ تھا اس کو فوری طور پہ ایڈریس کیا جاتا، اور پرائم منسٹر صاحب نے ان کے لیے فوری طور پہ 144 بلین کا 144 ارب کا ایک پیکیج دیا، اور احساس پروگرام کے تھرو وہ بالکل غیر سیاسی طور پہ. یہ دوسرا یہ تھا. یہ بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی ہے کہ احساس پروگرام کے تھرو بیشتر لوگوں کے پیسے ضرور ملے ہیں، لیکن اب اپر مڈل کلاس بھی بہت
जी, मैं उधर ही आ पैसों रहा के हूं। लाले पड़ जी। चुके हैं, उनके पास पैसे नहीं है। मैं उधर ही अच्छा, आने मुझे लगा था। इजाजत दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से टाइम देती हूँ। शब्बीर हैदर ने दोबारा से हमें ज्वाइन किया। शब्बीर बताइएगा, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। ठीक है, सवाल ये है कि ट्रांसपोर्ट बंद है, कितने फीसद बंद है, कितने फीसद चल रही है, और क्या शहरी ट्रांसपोर्ट खोलने के हक में है? मदिया, बात यह है कि आज 23 रोज गुजर गए हैं और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये बंद हुए इसको, और पिछला रोज जब हुकूमत की जानिब से फैसला किया जा रहा था कि लॉकडाउन के हवाले से क्या करना है, और जिस भी लॉकडाउन में हुकूमत की जानिब से नरमी का ऐलान किया गया, तो उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टर जो हैं वो भी इस बात से उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि हुकूमत की जानिब से उनके लिए कोई जो है रिलीफ पैकेज दिया जाएगा या उनके लिए कोई ऐलान किया जाएगा। और जैसे हुकूमत की जानिब से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर पाबंदी को बरकरार रखने का फैसला किया गया, और उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और जिसमें कहा गया था कि जो हमारी हुकूमत जो हमारे मुतालबात पूरे करे, और हमें हुकूमत बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है। अगर हम हुकूमत ऐसी तरह नजरअंदाज करती रहेगी तो हमारा जो पहिया है वो चलाना मुश्किल हो जाएगा। इस हवाले से उनका जो एक तरफ तो ट्रांसपोर्टर जो हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि हम जो कोरोना के हवाले से जो है हुकूमत के साथ हैं, मगर जो हमें मसाइल दरपेश हैं उसके लिए हुकूमत जो है हमें नजरअंदाज कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि हमारे जो मसाइल है उनको भी सुने। इस हवाले से अगर बात की जाए दूसरी जानब, जो हुकूमत की जानब से ये जो फैसला किया गया था, ये कोरोना के हवाले से कोरोना वायरस के पेश नजर जो है अवाम को इस वबा से महफूज रखने के लिए ये फैसला किया शबीर, ये भी बता दीजिए कि अवाम क्या चाहती है? अच्छा, अवाम जो है, अवाम इस वक्त अवाम तो चाहती है कि ट्रांसपोर्ट को खोल दिया जाए ताकि लोग शहरी जो हैं इस वक्त घरों में महसूर हैं, और जबकि ये लोगों के फायदे के लिए हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया था कि हुकूमत जो है अगर जो अवाम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करती है। ठीक है शबीर हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। अवाम ये चाहती है कि ट्रांसपोर्ट खोल दी जाए। असमत साहब, मुझे बस असमत साहब से पूछना है कि इन्होंने भी बहुत, गिलानी साहब आपकी जानिब आ रही हूँ मैं। असमत साहब, ये देखिए कि ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे ट्रेन हो गई, बस हो गई या हवाई जहाज हो गया, कंजस्टेड है, साथ ही एक साथ ही सीट्स हैं और लोगों ने एक साथ बैठना है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो ऐसे में पैंडेमिक फैलने का मजीद खदशा है। आप ये बताइएगा, अगर आप ये चाहते हैं ट्रांसपोर्ट खुल जाए तो तजावीज़ क्या है, SOPs क्या होंगे, और आपने किन नकात के ऊपर गौर किया है? जैसे कि अभी इरफान इकबाल शेख साहब ने अपने 13 नकात पेश किए हैं, आपके क्या नकात हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, मुझे आपने मौका दिया, चाहे वो थोड़ा सा हो। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे पूरी बात जरूर मैं अपनी कहना चाह रहा हूँ वो ज़रूर सुने। मैं देखें, हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, एक रेल, एक रोड, एक एयर का जी। अच्छा, दो जो शोबे हैं वो तो गवर्नमेंट के पास हैं, हुकूमत के पास है। एक शोबा आ गया रोड का। रोड में दो किस्म की है, एक कार्गो की और एक पैसेंजर की है, ठीक है जी। अब देखिए, मैं इस वक्त जो कर रहा हूँ, नुमाइंदगी कर रहा हूँ अपने पूरे पाकिस्तान की पब्लिक की ट्रांसपोर्ट जो है उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और तमाम सूबों की तरफ से, जो चाहे वो गिलगित का इलाका है, चाहे वो कश्मीर का है, चाहे वो सरहद का है, चाहे वो बलूचिस्तान, जितना पूरा पाकिस्तान मैं कहूँगा, मैं उनकी नुमाइंदगी इस वक्त कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले भी एक बात की थी कि कोई भी काम जब तक मुशावरत से किया जाएगा उसमें फतह होगी। जब आप अपनी मर्जी से कोई काम करवाना, देखिए हमारे, मैं इनकी बातें यू टर्न की या दूसरी तीसरी मैं नहीं करूँगा, मैं ये कहता हूँ कि हमारे हमसाय ममालिक में देखे ना क्या क्या तदाबीर की गई, वहाँ क्या सूरत हाल है, देखिए सब कुछ है। क्यों मैं ये कहता हूँ, देखिए हम लोग जो है सारे ये सैनिटाइजर गेट भी लगा सकते हैं, हमारे पास गाड़ियों को साफ करके हम सारा कुछ ये सिस्टम कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी भी अजीज है ना जी। क्या करेंगे, एक गाड़ी में कितने लोग बिठाएंगे? अगर तो एक बड़ी गाड़ी है, बड़ी बस है, मेरी पूरी बात सुने ना जी। देखिए डिस्टेंसिंग कैसे करेंगे, डिसइंफेक्शन कैसे करेंगे? उसमें देखे, उसमें कमी नहीं हो सकती, कमी इसलिए नहीं हो सकती कि देखे हमारे जो इस वक्त जिस सिस्टम में हम खड़े हैं ना, महंगी गाड़ियाँ, महंगे इंटरेस्ट, फाइबर के रेट बढ़ गए, हर चीज बढ़ गई। असमत साहब, अगर आप नहीं करेंगे, सवारियां कम नहीं करेंगे, क्या फिर पॉसिबल कैसे होगा? मैं इसी का बताने लगा हूँ ना। देखें, अगर मैं कम पैसेंजर बिठाता हूँ गाड़ी में, तो मुझे वो उस पर मैं उसका डीजल कहाँ से लाऊंगा, उसके अखराजात कहाँ से पूरे करूँगा। अभी भी इस वक्त हमारी सूरत हाल ये है कि हमारा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम पब्लिक का है, ये गाड़ी जब घूमती है, चलती है, तो इसकी इनकम होती है।
और जब ये खड़ी हो जाए तो इसकी इनकम ख़त्म हो जाती है। सही। और साथ ही हमारे जितने टर्मिनल होते हैं जहाँ जो हमारे सोर्स हैं वो भी उनके भी ख़त्म हो जाता है। सही। तो इसलिए अब अगर हम जितना भी इसमें करेंगे तो मुझे अपने अखराजात तो पूरे करने हैं। ठीक। उसमें अगर मैं किराया बढ़ाता हूँ तो उसको बेयर कौन करेगा? अवाम करेगी। ठीक है, और ठीक है। कौन सी अवाम? असमा साहब, बाकी देखिए, मेरी बाकी पूरी के बात निकात सुन भी ले। मैंने आपसे जानने हैं। नहीं, मुझे मैं ब्रेक का छोटे- कहा जा रहा है जो मुझे जरूर लेनी है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा से वापस आते हैं। असमत साहब से दोबारा पूछेंगे उन्होंने मजीद क्या कहना है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। असमत साहब, आप अपने पॉइंट्स बता दीजिए, जिस तरह से शेख इरफान साहब ने बताए अपने पॉइंट्स, आपके क्या होंगे वो पॉइंट्स? देखिए, मैं ये चाह रहा था मेरे जो मेन जो इस वक्त हुकूमत वक्त से मेरी अपील है कि सबसे पहला काम तो ये है कि हम जो कह रहे हैं कम से कम उसको हमारी आवाज़ को सुने, हमारे साथ बैठें। जिस तरह अगर दूसरे डिपार्टमेंट्स को वो बुला रहे हैं, बैठा रहे हैं, तो हमें भी इस वक्त वज़ीरों मुशीरों की बात नहीं है। इस वक्त उन लोगों की अहमियत है जो लोग इस वक्त इस मामलात में इस वक्त घिरे हुए हैं। जैसा कि देखें, हमारा जो बिज़नेस है, अगर 1 महीने के लिए हम कारोबार हमारा रुक जाए तो 6 महीने तक हम दोबारा उसको चलाने के काबिल नहीं रहते। तो हुकूमत वक्त से मेरी यही अपील थी कि एक तो लीज़ के मामले पे जो मैंने बात की थी अभी, कि हमारी जो लीज़ का जो मामला है इसको कम से कम 6 महीने के लिए हमें मौखर करें और जो भी मामलात हैं उस पर सब्सिडी हमें दे। और साथ जिस तरह दूसरे मामलात को चला रहे हैं, जिस तरह ये जो बिलियंस की बातें हो रही हैं, अगर उसमें से थोड़ा सा 1-आधा बिलियन हमारे ऊपर भी खर्च हो जाए। 1-आधा बिलियन, जी हाँ। ठीक है। आपने 1-आधा बिलियन मांग लिया है यासिर गिलानी साहब। एक तो कब बुला रहे हैं मीटिंग पे ट्रांसपोर्टर्स को, और दूसरा इनको कितने मिलियन आप कब दे रहे हैं? देखिए, वो तो मीटिंग्स आज भी चल रही हैं कमिश्नर साहब से, बाकी लोगों से, लेकिन जो मैंने 3 पॉइंट आपसे बात कर रहा था, मुझे सिर्फ 1-2 मिनट में उसको वाइंड अप कर लेने दीजिए। मैंने जैसे आपको कहा था कि हेल्थ सेक्टर है, उसके अंदर सबसे पहले प्रिवेंशन है, फिर उसकी क्योर है, और फिर फ्यूचर स्ट्रेटजी है। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों पे काम हो रहा है। दूसरी चीज़ ये होती थी कि आपका हमारे 22 करोड़ की आबादी है, 25% अगर आप लगाएं तो कितने लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुर्बत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 करोड़ 20 लाख घरों को फेडरल से किया है, और पंजाब ने तो जो है वो 25 लाख घरानों को पंजाब भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि काफी ज्यादा घरानों को 12,000 महीना जो कि गुर्बत के लेवल पे हैं, जिनके पास रोटी मुश्किल से होती है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। ये फौरी तौर पे करने वाला काम था, वो किया। तीसरी चीज जिसकी तरफ मीर साहब ने इशारा किया, और वो ज्यादा बेहतर अंदाज में वो बात आगे भी बढ़ा सकते हैं, हमारे लोगों से डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 2-3 चीज उसमें सिर्फ कहना चाहूंगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। जब बिजनेस चलेगा, डेवलप होगा, इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए जब हम आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेंगे स्टेप वाइज, और फिर जब वो चलेगा तो फिर ज्यादा बेहतरीन तरीके से इकोनॉमी ग्रो करेगी। उसमें बिल्कुल ये बात ठीक थी। हमारे यहाँ ये हमारा अलमिया है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें अनडॉक्यूमेंटेड हैं। इवन हमारा सरमाया बहुत सारे लोगों का उन्होंने शायद किसी हद तक जायज भी कमाया, लेकिन ये जब इमरान साहब कह रहे थे कि डॉक्यूमेंटेड करना है, तो ताजिर जो है वो बात नहीं मान रहे थे। भी गवर्नमेंट टाइम बहुत कम है प्रोग्राम लास्टली, उसमें भी गवर्नमेंट ने जैसे उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किया, और एक डिजिटल पाकिस्तान की जो हम कर रहे हैं, ताकि हर किस्म का डाटा जब आएगा फिर चीजें आहिस्ता आहिस्ता नेटवर्क के अंदर आएंगी, डिजिटल पाकिस्तान आगे होगा। चलेंगी। ठीक है गानी साहब। नहीं मीर साहब, अब ये इंस्तादे कोरोना पर सिंध और बलूचिस्तान लॉकडाउन के हक में है, पंजाब अलग चल रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, यही एक हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है, और मैं इमरान खान साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम की वसातत से। खान साहब हम आहंगी पैदा करें, खान साहब यकजहती पैदा करें, खान साहब मिलजुल के चलने की आदत डालें, यक तरफा एहतसाब ख़त्म करें। कोरोना वायरस की वजह से मईशत शदीद तरीन दबाव में है, और भी आगे दबाव में जाने वाली है। खान साहब आप कायदे ऐवान हैं, आप इस मुल्क के सरबराह हैं, आप पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। पूरे मुल्क की सियासी जमातों को इकट्ठा करें और एक चार्टर ऑफ इकानमी बनाएं, ताकि वो मुल्क के कोर इकोनॉमिक इश्यूज उन पर कोई भी सियासी जमात जो है वो सियासत न करे। और यही एक तरीका है कि ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। और अगर आपका यही जारहाना मिजाज रहा और यकतरफा एहतसाब रहा और अपोजिशन और हुकूमत के माबैन यूं ही फासले रहे, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान ठीक है। नहीं मीर साहब, बहुत शुक्रिया। और मैं ये चाहूंगी कि आप भी अपने पूरे पाकिस्तान की जो कारोबारी बरादरी है उनको भी एक पेश पे लाएं। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि रमजान तक लॉकडाउन ना जाए तो घर में रहें, महफूज रहें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।